हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन मतलब क्या होता है? जंगल। और वन्य प्राणी का मतलब जंगल में रहने वाले जानवर। इन्हीं सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि वन किसे कहते हैं। वन वे बड़े भूभाग होते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं, उसे वन कहते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा क्षेत्र में पेड़ पौधे उगे होते हैं, उसे वन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब वन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। इससे पता चल रहा है प्राकृतिक वन जो खुद उगे हुए पेड़ पौधे तो वो प्राकृतिक होते हैं, और मानव निर्मित वन का मतलब कि जो मानव द्वारा वृक्षों को लगाने के कारण बनते हैं, उन्हें मानव निर्मित वन कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक वन में वे वन जो स्वतः या खुद से उग जाते हैं या विकसित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक वन। और मानव निर्मित वन वे वन जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं या फिर मानव द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मानव निर्मित वन। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा। भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार यानी वन है। वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वां देश है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि पर वन है, जो कि विश्व का प्रथम स्थान पर आता है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा पर वन है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र पर वन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देता है अक्सर। और बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.1% भूमि पर वन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर देता है ऑब्जेक्टिव में। अब देश के वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान, यानी कि देश में जो वन है, वन से जो भूमि पर लगा हुआ वृक्ष है वो कितना है? कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, जहाँ देश का कुल वनाच्छादित क्षेत्र का लगभग 11.22% है। भारत में ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। अब देखिए, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। प्रशासकीय दृष्टि का मतलब क्या होता है? वन विभाग के अनुसार वन को 3 भागों में देखिए। यहाँ आरक्षित क्षेत्र, रक्षित क्षेत्र वाला वन और अवर्गीकृत वन। अब देखिए, आरक्षित और रक्षित वनों का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब हम जानेंगे आरक्षित वन किसे कहते हैं। वैसा वन जहाँ लकड़ी काटना और पशु चराना वर्जित है, यानी कि मना है, उसे आरक्षित वन कहते हैं। यह देश में 54% आरक्षित वन है। अब रक्षित वन जहाँ विशेष यानी कुछ नियम के अनुसार पशुओं को चराना और सीमित रूप से यानी कि सूखा लकड़ी काटने का सुविधा दी जाता है, उसे क्या कहते हैं? रक्षित वन। ये का कितना प्रतिशत है देश में? 29%। रक्षित वन किसे कहेंगे? यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि आप सूखा हुआ लकड़ी उसे काट सकते हैं या फिर पशुओं को चरा सकते हैं, उसे हम रक्षित वन कहेंगे। अब देखेंगे अवर्गीकृत वन। वैसा वन जहाँ लकड़ी काटने और पशु चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। यह भारत में 17% अवर्गीकृत वन है। जैसे कि वहाँ पर न लकड़ी काटना और पशु चराने में कोई प्रतिबंध नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? अवर्गीकृत वन। अब देखिए, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया। वृक्षों के घनत्व के आधार का मतलब क्या है कि कहीं पर वृक्ष ज़्यादा सघन है, कहीं वृक्ष कम है, तो इस तरीक़े से वृक्ष को 5 वर्गों में। तब कौन कौन सा वन है तो देखिए, पहला अत्यंत सघन वन, मतलब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधा, यहाँ खाली स्थान नहीं है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षों का घनत्व वन में 70% से अधिक है। देखिए, अब सघन वन
ये क्या है ना कि वो अत्यंत सघन से थोड़ा सा कम वृक्ष होता है। तो यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षों का घनत्व का 40 से 70% होता है। अब आगे आपको खुले वन, यहाँ पर जितना क्षेत्र होता है ना उसमें 10 से 40% पर पेड़ पौधा होता है, तो कहता है खुले वन। अब होता है झाड़ियाँ एवं अन्य वन, कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षों का करीब 10% से कम होता है। अब ये झाड़ियों वाला वन होता है, से खास करके कहाँ पाया जाता है, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में। अब है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन यानी तटीय वन, इसका मुख्य है तटीय वन में, मैंग्रोव वन में। सुंदर वन है तो इसका मुख्य है, और सुंदर वन इसलिए उसको कहा जाता है मैंग्रोव वन को, क्योंकि वहाँ पर एक सुंदरी प्रजाति का वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण से क्या कहते हैं, सुंदर वन। अब हम जानेंगे अत्यंत सघन वन के बारे में। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना इसमें है, तो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, और ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% ही है। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो असम और सिक्किम को छोड़ करके सभी पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी कि मेघालय, मणिपुर, और हो गया आपको मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, असम नहीं, देखिए मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और त्रिपुरा, इन राज्यों में सघन वन है, अत्यंत सघन वन। अब हम जानेंगे सघन वन के बारे में। तो देखिए सघन वन 73.60 लाख हेक्टेयर पर फैला हुआ है, और यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% हिस्सा है। ये हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब हम जानेंगे खुले वन के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से कि कितना 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। और ये किन किन राज्यों में फैला है, तो देखिए ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में फैला हुआ है। अब देखिए झाड़ियाँ एवं अन्य वन, तो ये 2.459 करोड़ हेक्टेयर पर फैला हुआ है, और यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8.68% है। अब ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अब हम जानेंगे मैंग्रोव वन का या तटीय वन का। विश्व के तटीय वन क्षेत्र में मैंग्रोव का मात्र 5% क्षेत्र ही भारत में है, लगभग 4500 किलोमीटर। मैंग्रोव वन समुद्र तटीय राज्यों में फैला है। अब देखिए मैंग्रोव वन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। देखिए पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन है वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं, हम सुंदरबन कहते हैं। मैंग्रोव वन 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, जिसमें देखिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, केरल एवं दमन द्वीप में फैला हुआ है। अब देखिए एक खासियत और देखिएगा कि मैंग्रोव वन उन्हीं राज्यों में फैला है जिन राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है, क्योंकि वो समुद्र तटीय वन है। अगर तट ही नहीं रहेगा समुद्र का तो वहाँ पर फिर मैंग्रोव वन कैसे होगा। अब देखिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.14% क्षेत्र पर मैंग्रोव वन फैला हुआ है, जो कि मैंग्रोव वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे कम है। अब देखिए वन विनाश के कारण, तो वन विनाश के निम्नलिखित कारण है, जैसे कि पशु चारण एवं लकड़ियों का बढ़ता उपयोग। अब देखिए पशु चराइएगा और लकड़ियों को बढ़ता उपयोग, यानी कि ज़्यादा लकड़ी का उपयोग होगा तो आप लकड़ी काटिएगा, तो इससे क्या होगा, पेड़ कटेगा तो वनों का क्या होगा, दायरा सिकुड़ेगा।
कृषि भूमि का फैलाव, यानी कि खेती करने के लिए आप क्या कीजिएगा, ज़मीन तो ज़्यादा होगा नहीं तो क्या कीजिएगा, आप पेड़ों को काटिएगा, वनों को काटिएगा, उस पर कृषि कीजिएगा, तो जिससे क्या होगा कि वनों का दायरा कम होगा। तीसरा, स्थानांतरित कृषि यानी झूम खेती या फिर वर्ण खेती। इसमें क्या होता ना है कि कुछ आदिवासी समुदाय के लोग उसमें क्या करते हैं, कुछ जगहों पर जो वन होता है उसमें आग लगा देते हैं पहले, और आग लगा करके वहाँ पर जब पूरा साफ हो जाता है तो वहाँ पर खेती करते हैं। अब फिर जब कुछ दिनों तक खेती करते हैं और जब वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे अनउपजाऊ होने लगती है तो उसको छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरे जगह जा करके और फिर वहाँ पर आग लगाते हैं और फिर वहाँ पर साफ करके जगहों को और फिर वहाँ खेती करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, वनों का विनाश ही होता है। बड़े विकास योजनाएं, जैसे कि कहीं कहीं पे बड़े बड़े फैक्ट्री लगाना हो या फिर खनन हो गया या फिर बड़ा बड़ा बांध बनाना हो, तो इसमें क्या होगा, वन डूब जाएगा कि नहीं डूबेगा, वन का बहुत बड़ा हिस्सा डूब जाता है अगर बांध बनता है तो इसके कारण क्या होता है कि वनों का विनाश होता है। खनन कार्य, यानी कहीं से हम खनिज निकाल रहे हैं, लोहा आयास के कोयला आवरक ये सब निकाल रहे हैं, तो वहाँ का क्या होता है कि नीचे से खनन करके निकालेंगे तो ऊपर से वनों का कटाई होगा, तभी ना खनन होगा। अब है औद्योगिक कार्य। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं वनों को काट करके, या फिर कागज़ की मिल है। अब कागज़ के लिए हमें तो पेड़ पौधा चाहिए, तो पेड़ पौधा कागज़ बनाने के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वनों में से इन पेड़ पौधों को काटेंगे, तो इसके कारण क्या होता है, वनों का विनाश हो रहा है। नगरीकरण, यानी कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, किसी जंगलों को साफ करके बड़े बड़े नगर बसाए जा रहे हैं। देखिए, इसको हम फिर से दोहरा दे रहे हैं आपको कि मैंग्रोव वन को, मैंग्रोव वन 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। कहाँ अभी बताया था हम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, केरल एवं दमनद्वीप में फैला हुआ है। अब ये वही राज्य है जो समुद्र से उनकी तटरेखाएँ मिलती है। देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.14% ही क्षेत्र पर मैंग्रोव वन है, यानी कि सबसे कम क्षेत्र पर मैंग्रोव वन है भारत में। अब हम जानेंगे वन्य प्राणी के बारे में। भारत में लगभग 81,000 वन्य प्राणी एवं उनकी उपजातियाँ पाई जाती है। भारत में लगभग 47,000 वनस्पति एवं उपजातियाँ पाई जाती है, यानी वनस्पति यानी पेड़ पौधे की जातियाँ, यानी कि 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 भारतीय मूल के हैं, यानी कि यहाँ के लोकल हैं और कुछ प्रजातियाँ बाहर से भी आए हुए हैं। अब इसमें से देखिएगा एक लिप्टस के पेड़ है, लिप्टस के पेड़ हमारे यहाँ का नहीं है, विदेशी प्रजातियाँ हैं। उसे अंग्रेज़ों ने लाया था दलदल सुखाने के लिए भारत में। आप लोग जानते होंगे कि लिप्टस का पेड़ सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाला पौधा पेड़ है। तो क्या करता था ना अंग्रेजी लोग कि दलदली, यहाँ का जो दलदली हिस्सा था वहाँ उसको दलदल को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर लिप्टस के पेड़ लगा देता था, जिसके कारण क्या होता था कि लिप्टस वहाँ की ज़मीन से ज़्यादा मात्रा में पौधा पेड़ सोखता था और उसके कारण वहाँ का दलदल धीरे धीरे ख़त्म हो जाता था। उसको सफ़ेदा का भी पेड़ बोलते हैं, लिप्टस का पेड़ को। भारत में लगभग 744 प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है और 22,531 प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर है। देखिए, विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्राणी जो है कि विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे हमारे यहाँ कौन कौन से जानवर हैं, जैसे कि कृष्णचार, सार्क, चीतल, भेड़िया, अनुक मृग, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बरसिंगा, चीता, गैंडा, गिर सिंह, मगर यानी मगरमच्छ, हसावल, हवासील, सारंग, श्वेत सारस, घूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, मोर, हरा सागर, कछुआ, ड्यूगांग, लाल पंडा आदि। ये सब जो प्रजातियां अगर इनको अभी से संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे और ये पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह बात है। अब देखिए, हिमालय में क्या है, एक प्राकृतिक पौधा है जो औषधीय पौधा है, यानी कि जिससे जड़ी बूटी का दवा बनाया जाता है। हिमालय एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में पाया जाता है।
यहाँ पर चिड़ की पत्तियाँ, चिड़ी नहीं, चिड़ की छाल, पत्तियाँ, टहनियाँ और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन बनाया जाता है या निकाला जाता है, जिससे क्या होता है कैंसर में, यानी कैंसर के इलाज में जिसका उपयोग किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्सोल नामक रसायन कहाँ किससे निकाला जाता है, तो कहा चिड़ के पेड़ पौधे, चिड़ के पेड़ से। रेड डाटा बुक, अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि रेड डाटा बुक है क्या। इसमें ना संकटग्रस्त यानी कि जो प्रजातियाँ नष्ट होने के कगार पर है उसका सूची यानी कि उसका नाम लिखा जाता है उस बुक पर, समझें। क्या भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियाँ जिसकी सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखिए बोटनी का पढ़ाई किस में होता है, आप लोग आगे जाइएगा तो बोटनी को जूलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है, जूलॉजी होता है। बोटनी में पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसका क्या बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्था देहरादून द्वारा संयुक्त रूप में से किया गया था। इन्होंने जो सूची बनाई थी उसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया। और असाधारण पौधा जो कि बहुत काम के लायक होता, जैसे जड़ी बूटी वाले पौधे, कुछ ऐसे पौधे जो कि बहुत ही उपयोगी है, उनका ग्रीन बुक में नाम दर्ज किया जाता है। अब देखते हैं अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार। अब देखिए अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव के जोधपुर के रहने वाली थी। उन्होंने 1731 ईस्वी में राजा के आदेश के बहिष्कार कर वनों से लकड़ी काटने वाले का विरोध किया तथा राजा के आदमियों का विरोध किया था। महाराजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्हें काफ़ी पश्चाताप हुआ, यानी कि दुख हुआ, और उन्होंने अपने राज्यों में वन कटाई पर रोक लगा दी थी। अब देखिए इसका एक कहानी है। सन 1731 ईस्वी का बात है, जब एक राजा हुआ करता था राजस्थान में। उन्हें एक महल बनाना था। तो पहले ज़माने में तो सीमेंट था नहीं, तो महल बनाने के लिए चूना के गारा से ईंटों को जोड़ा जाता था। तो अब चूना कहाँ से आएगा, तो चूना को ना पहले कंकड़ होता था ना, कंकड़ को जला करके अत्यधिक तापमान पर गर्म करके उससे चूना बनाया जाता था भट्ठी में। तो भट्ठी को गर्म करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा, तो लकड़ी का। पहले ज़माने में तो कोयला था नहीं, तो कोयला का तो औद्योगिकरण के बाद ना कोयला खनिज के रूप में दर्जा हुआ। कोयला को हम लोग खानों से निकालने लगे, तो उस समय तो था नहीं। तो लकड़ी आएगा कहाँ से, तो वनों की कटाई से। तो वनों के कटाई से आएगा। तो क्या हुआ कि अमृता देवी जो थे, जो बिश्नोई समाज की थी, उन्होंने वनों के कटाई पर के विरोध किया और उन्होंने राजा के आदमियों को और राजा का भी विरोध किया। जब राजा तक इस बात को पता चला कि वहाँ के लोग वनों को संरक्षण करने का कोशिश कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, तब उन्होंने उसको वन कटाई को रोक दिया। देखिए वेटलैंड, देखिए वेटलैंड किसे कहते हैं, वैसा जगह ना जहाँ जल जमाव वाला क्षेत्र हो, यानी कि वहाँ पे बरसों सालों भर पानी जमा रहता है, उसे वेटलैंड कहते हैं। अब देखिए इसका जो निम्नलिखित उदाहरण कहीं कहीं कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि चौर, भागर, मान, ताल भी कहा जाता है। इस बिहार में से तालाब कहते हैं उसको। जैसे कि छोटे, देखिए समझिए कि छोटा छोटा झील होता है जहाँ पर ना पानी जमा रहता है, गहरा होता है, तो वहाँ पर अधिक पानी जमा रहता है, तो उसे हम वेटलैंड कहते हैं। अब देखिए वन्य जीवों का ह्रास का क्या कारण है, यानी कि वन्य जीवों का नष्ट होने का कारण क्या है, तो प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। तो देखिए अब जंगले काट दीजिएगा तो वहाँ पर जंगली जानवर रहेगा कहाँ, आपका घर में तो नहीं ना रहने आएगा। देखिए जैसे पेड़ पौधा काट दीजिएगा तो वहाँ हिरन वगैरह जो है, जंगली नीलगाय है, जंगली बकरी है, जंगली भेड़ है, जंगली भैंस है, वो नहीं खाएगा क्या वो? अब वो नहीं रहेगा तो फिर शेर क्या खाएगा? तो ये कारण है प्रदूषित जनित समस्या। अब देखिए प्रदूषण के कारण भी इस तरह का समस्या है। और आर्थिक लाभ, यानी कि अपने फ़ायदा के लिए लोग जंगली जानवर का बहुत अत्यधिक मात्रा में शिकार कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं कि जंगली जानवर का, जैसे कि शेर का खाल बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत है। कोई हाथी का दांत बेचने के लिए हाथी का शिकार कर रहा है, तो कोई गेंडे का सींग बेचने के लिए गेंडे का शिकार कर दे रहा है, तो कोई शेर का हड्डी बेचने के लिए कह के
कुछ भारतीय कुछ एशियाई देश जैसे कि चीन में भारत शेर के हड्डियों से दवा बनाया जाता है। अब हम देखेंगे इन सिटू क्या है। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है, इसे हम इन सिटू कहते हैं। यानी कि वन्य जीवों को या जानवरों को उन्हीं के जहाँ वो रहते हैं वहीं पर उनका सही से देखभाल, शिकार से बचाना, यही जिसके कारण उनकी आबादी बढ़ रही है, तो इसे क्या कहते हैं हम इन सिटू। और एक्स सिटू यानी वन्य जीवों को संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवास, यानी कि वहाँ से वन्य जीव को ला करके किसी जू यानी कि चिड़ियाघर में रख करके उनको संरक्षण में विकास किया जाता है, यानी कि उनको संरक्षित किया जा रहा है और उनको प्रजनन किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उनकी आबादी बढ़ रही है, जिसे क्या कहते हैं एक्स सिटू कहते हैं। देखिए, वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपाय: प्रजनन केंद्र विकसित करना, शिकार पर रोक लगाना। अब देखिए कुछ जगहों पे क्या होता है कि जो वन्य प्रजातियां हैं, जो वैसे जानवर जिनको अब नष्ट होने के कगार पर है, तो उनको क्या किया जाता है कि एक जगह पर ला करके उनसे क्या किया जाता है कि कृत्रिम तरीके से बच्चा पैदा करवाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी संख्या बढ़ती है। और दूसरा कि जानवरों का शिकार पर रोक। अब देखिए, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नोट्स में दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो मुरैना में। कहाँ है? मगर मध्य प्रदेश में। और दूसरा, घड़ियाल एक ऐसा जानवर है जो कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, भारत को छोड़ कर के कहीं दूसरे जगह नहीं पाया जाता है। मगरमच्छ की तरह ही होता है, लेकिन इसका मुँह ज़्यादा लंबा होता है। उजले बाघ का प्रजनन केंद्र, यहाँ उजले बांध हो गया, गलती हो गया, बाघ है का प्रजनन केंद्र नंदकानना उड़ीसा में है। और कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ है? तो दरभंगा बिहार में है। अब हम देखेंगे जैव अपहरण। प्रक्रिया जनित तथा करोड़ों वर्ष के विकास क्रिया को स्थापित आनुवंशिक गुणों में हेराफेरी करना को जैव अपहरण कहते हैं। अब देखिए, कुछ जगह पर आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं कि कुछ पौधे का डीएनए में बदलाव कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है ना कि पेड़ पौधे का जो पहले से जो करोड़ों वर्षों से उनका फल देने का तरीका था या और उनका तौर तरीका था पेड़ पौधे का, वो बदलाव हो जाता है। जैसे देखिएगा आप कि एक हाइब्रिड नाम का हमने यहाँ प्रचलन चला है बहुत ज़्यादा कि हाइब्रिड का गेहूँ, हाइब्रिड का धान, और एक पहले जो देसी प्रजाति का धान और गेहूँ होता था, इन दोनों में बहुत फ़र्क हो गया है। तो हाइब्रिड का बनाया कैसे जाता है कि उनका डीएनए और जीन में परिवर्तित कर करके उन्हें हाइब्रिड का बना दिया जाता है। उसी तरीक़ा से कुछ देश चुप्पे चोरी जानवरों के साथ भी ऐसे शोध करते हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, क्योंकि जानवरों पर इस तरीका का शोध करना कानूनी अपराध माना गया है। हॉटस्पॉट। जैव अपहरण को रोकने के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। जैव संपदा पर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैव अपहरण और जैव संपदा को बचा सकते हैं। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में इन सिटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉटस्पॉट पहचान पर जोर दिया था। किसने? नॉर्मन मायर्स ने। हॉटस्पॉट के निर्धारण के लिए मुख्य शर्तें हैं: देशज प्रजातियों की संख्या निर्धारित करना, वैसी प्रजातियां जो भारतीय मूल्य की है, और अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा को निर्धारित करना, यानी कि उनके जो प्राकृतिक आवास है उस पर छेड़छाड़ नहीं करना। अब हम लोग देखेंगे बाघ परियोजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है ऑब्जेक्टिव में। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों का संरक्षण करना। और 1973 में बाघों की संख्या लगभग 5500 से घट करके कितना रह गया था? 1827 ही रह गया था। अब हम देखते हैं कि बाघों की संख्या का कम होने का मेन कारण या मुख्य कारण क्या था।
तो देखो, बाघों को मार करके उनका व्यापार करना, क्योंकि बाघ का जो खाल है और हड्डी है उसका इंटरनेशनल मार्केट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा मात्रा में मांग है। दूसरा, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना। तब देखिए, अब जंगलों को काटेंगे तो बाघ रहेगा कहाँ, ये भी कारण है। दूसरा, भोजन के लिए उपजातियों की संख्या कम होना। अब देखिए, जंगल रहेगा ही नहीं, जंगली पेड़ पौधा रहेंगे नहीं, तो वहाँ पर हिरन वगैरह भी नहीं रहेगा, क्योंकि हिरन खाएगा क्या, बकरी, जंगली बकरी हो गया, जंगली हिरन हो गया, सुअर हो गया, या फिर आपको हो गया इस जंगली नील गाय हो गया, तो सब। तो बाघ तो खाता मांसाहारी प्राणी है, तो बाघ तो इन्हीं सबको ना खाएगा। तो पेड़ पौधा रहेगा तब ना ये सब पौधे जानवर जीवित रहेंगे, शाकाहारी जानवर, तब ना फिर मांसाहारी जानवर उसका शिकार करेगा, खाएगा। अब देखिए, जनसंख्या में वृद्धि। अब मानव जाति का संख्या वृद्धि हो रहा, तो क्या कर रहा है, घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए निरंतर जंगलों की कटाई कर रहा है। अब देखिए, बाघों का खाल का व्यापार। अब देखिए क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बाघों के खाल से बहुत कीमती कपड़े बनाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनका बहुत अत्यधिक मात्रा पर शिकार होता है। बाघों की हड्डियों से एशियाई देश मतलब चीन जैसे देशों में परंपरागत दवाएं बनाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बाघों का शिकार बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे यही कारण है कि बाघों का संख्या कम हो रहा है दिन प्रतिदिन। भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व है। इनमें से कुछ निम्नलिखित आपको यहाँ पे बता रहे हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार कहाँ है, तो राजस्थान में। मानस बाघ रिजर्व कहाँ है, असम में है। पेरियर बाघ रिजर्व कहाँ है, तो केरल में है। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में ना किसी को आने जाने का पाबंदी होता, वहाँ सिर्फ जानवर रहते हैं और वही पूर्ण स्वतंत्रता रूप से विचरण करते रहते हैं। वहाँ पर शिकार और पेड़ों की कटाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहती है। अब हम देखेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ और कहाँ से हुआ, तो चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड से हुआ था। जब ये शुरुआत हुआ था वो पहले उत्तर प्रदेश में ही था। अब यह टिहरी गढ़वाल नामक पर्वतीय जिला में हुआ था। इस आंदोलन का नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुण थे। इस आंदोलन के अस्थायी लोगों ने पेड़ से चिपक करके पेड़ों को काटने का विरोध किया था। ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ था हुआ था, तो टिहरी गढ़वाल नामक स्थान से, जो कि अभी उत्तराखंड में है। और इसके मुख्य नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुण थे। ये इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर जो जंगल था उसकी कटाई के लिए सरकार ने उन्हें कुछ ठेकेदारों को पट्टा पर दे दिया था, और पेड़ों की कटाई के कारण क्या होता है कि वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र खराब होते जा रहा था। अब देखिए INUC अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संवर्धन एवं विकास के लिए दिशा में कार्य कर रहे हैं, जो कि प्रमुख एक संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। IUCN को अब विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है, यानी कि वर्ल्ड कन्वर्जेशन यूनियन। IUCN ने विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया, जैसे सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद्य जातियाँ और दुर्लभ जातियाँ जो कि बहुत कम मिलती है, स्थानिक जातियाँ वैसे कि जो कि देसी पौधा, और लुप्त जातियाँ वैसे कि जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, अब धरती पर नहीं है। देखिए, सामान्य जातियाँ किसे कहते हैं, वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है उसे क्या कहेंगे हम, सामान्य जातियाँ। जैसे पशु, साल, चिड़ी इत्यादि के पेड़। वैसे जातियाँ जो संकटग्रस्त नहीं है, सामान्य है, ठीक ठाक है, वो सामान्य। संकटग्रस्त जातियाँ वे जातियाँ जो लुप्त होने के खतरा है, जिनको विषम परिस्थिति के कारण इनकी संख्या बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी मात्रा में कम हो रहा है, या फिर वे जारी रहता है तो वे जातियाँ जीवित रहना कठिन हो जाएगा। जैसे कि काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा,
गैंडा, पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जातियां हैं। ये कैसे है? संकटग्रस्त जातियां। अब हम लोग देखेंगे सुबोधभेद जातियाँ। इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा जाता है जिनकी संख्या घट रही है या वैसी जातियाँ जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगे डॉल्फिन होगा, यहाँ गंगा खाली लिख दिया, गंगे डॉल्फिन यानी गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन मछली इत्यादि इस प्रकार की जातियाँ उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियाँ, वैसी जातियाँ जिनकी संख्या या तो बहुत कम है या फिर सुभेद्य है, इनको प्रभावित होती है, इसे संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब देखिए स्थानिक जातियाँ। अब स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। मिथुन एक भैंसे का प्रकार होता है, इस वर्ग में आते हैं। जैसे कि जिसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं ना कि देसी जातियाँ या देसी प्रजातियाँ जो है उसे हम स्थानिक जातियाँ कहते हैं। अब इसमें तो आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको सिंपल सा समझ लीजिए कि जो देसी जो किसी क्षेत्र में खास तौर पर उसी क्षेत्र में पाया जाता है उसे स्थानीय जातियाँ कहा जाता है या स्थानिक जातियाँ। अब लुप्त जातियाँ, नाम से ही पता चल रहा है, वैसी जातियाँ जो इनके रहने के आवासों के खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सर वाली बतख और डोडो पक्षी इसके अच्छे उदाहरण हैं। यानी कि वैसी जातियाँ जो अब नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लुप्त प्रजातियाँ। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान। देखिए वन्य जीवों को बचाव के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और अफ्रीका कन्वेंशन 1968 में लागू हुआ था। फिर वेटलैंड का कन्वेंशन 1971 में लागू हुआ और विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अफ्रीका कन्वेंशन और विश्व प्राकृतिक संरक्षण धरोहर संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम। ये कब लागू हुआ? ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये देता है 1 नंबर का, ये दे सकता भी है। अब देखिए राष्ट्रीय कानून। संविधान के धारा के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51A(g) वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का नियम है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1952 में। वन्य जीव सुरक्षा स्टैंड 1972, 1951 में के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। वन संरक्षण एक्ट 1980 में बनाया गया। वन संरक्षण एक्ट कब बनाया गया? तो 1980 में। इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। इनमें से एक चीज़ है क्या कि राष्ट्रीय जानवर बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी कि मोर को घोषित किया गया। ये तो आप लोग को बचपन से ही पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र में देखिए पहला आता है जैसे राष्ट्रीय उद्यान आता है, बिहार या अभ्यारण्य और जैव मंडल। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। देखिए ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है, जैसे कि कृषि कार्य, वन उत्पादन को एकत्रित करना, पशु चराना तथा निर्माण कार्य, ये सब वर्जित होता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितना है? तो 85 यानी 85। भारत में राज्यानुसार प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं वन्य जीव प्राकृतिक आवासीय। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, आदिवासीय हो गया आवासीय के। प्राकृतिक आवासीय वातावरण में विकसित होने वाला पौधों और जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। अब देखिए वन्य जीव को 2 भागों में बांटा गया है, पादप और दूसरा जंतु। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा और जंतु का मतलब होता है जानवर।
अब देखिए, वन जैव मंडल का अभिन्न अंग है। जैसे कि भारत में वनस्पति को 8 वनस्पति क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र, इसमें कौन कौन सा आता है? चीड़, देवदार, कोंधारी वृक्ष और अल्पाइन का वृक्ष। पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र, यहाँ में ओक, छोटी बेंत, फूल वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। असम वनस्पति, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सिंधु मैदानी वनस्पति, यहाँ नागफनी, खेजरी और ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। बंद हो गया का हो, इसको फिर से ध्यान दे दीजिए। भारतीय जैव मंडल का भिन्न अंग है और यहाँ पर भारत में वनस्पति को 8 वन क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे पश्चिमी हिमालय वन क्षेत्र, चीड़, देवदार, कोंधारी वृक्ष, अल्पाइन आदि के वन पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय वनीय क्षेत्र में ओक, छोटी बेंत और फूल वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। और असम वनस्पति क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नागफनी और सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र में नागफनी और खेजरी और ओक का वृक्ष पाया जाता है। गंगा की मैदानी वनस्पति क्षेत्र में बांस, साल और खेर और तेंदू के पेड़ पाए जाते हैं। अब पश्चिमी पठारी क्षेत्र में वनस्पति क्षेत्र में पतझड़ वन, वैसा वन जो ग्रीष्म ऋतु के पहले और शीत ऋतु के बाद जो बसंत ऋतु आता है उसमें अपने पत्ते पेड़ गिरा देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? पतझड़ वन। मालाबार वनस्पति क्षेत्र, यहाँ पर गरम मसाले, सुपारी, नारियल, रबड़ के वृक्ष, काजू, चाय एवं कॉफ़ी के छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार क्षेत्र, यहाँ सदाबहार, अर्ध सदाबहार और समुद्र तटीय जंगल हैं। अब देखिए, समुद्र तटीय जंगल तो अंडमान में होगा ही, क्योंकि अंडमान एक ऐसी जगह पर जहाँ पर तटीय क्षेत्र है। अब देखते हैं जैव विविधता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। इसमें पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवों तथा बड़े जीव शामिल हैं। जैव विविधता हमारे भोजन और दवाइयाँ, रेशा, रबड़ और लकड़ियों का साधन है। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक कृषि में 3 प्रकार के जैव विविधता का उपयोग किया जाता है। अब देखिए कौन कौन सा? नवीन फसल के साधन के रूप में, यानी कि नए फसल के साधन के रूप में, अच्छे प्रकार के नस्ल के सामग्री के रूप में और नए जैव विनाश और पीड़ानाशी के रूप में। यानी कि नवीन फसल के साधन के रूप में, जैसे कि नया फसल जब बोते हैं तो उसमें हम लोग जैव विविधता का उपयोग करते हैं। अलग अलग तरह के फसल लगाते हैं, क्योंकि अभी धान लगाएं तो फिर गेहूँ लगाएंगे, तो फिर मूंग का फसल लगाएंगे। दूसरा, अच्छे प्रकार का अच्छा नस्ल का बीज लगाएंगे तब तो अच्छा पौधा होगा। नए जैव विनाश यानी पीड़ानाशी के रूप में, तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कीटनाशक छिड़कते हैं ताकि पेड़ पौधे पर कीड़े मकोड़े ना लगा, फसलों को ख़राब ना करे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी पूछता है कभी कभार। पादप बहुल देशों में भारत का स्थान कायम है 10वां। भारत में चावल, गन्ना जूस, आम, नींबू, केला, ज्वार, बाजरा आदि का फसलों का उद्धार, यानी कि भारत में ही पहले सर्वप्रथम पैदा हुआ था। आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाई पादप, जंतु एवं खनिजों से तैयार किया जाता है। अब देखिए, आयुर्वेद का प्रचलन भारत से शुरू हुआ था और यूनानी दवाई का प्रचलन यूनान से, जो कि मिस्र से है संबंधित है, वहाँ से शुरू हुआ था। और यूनानी सभ्यता और भारतीय सभ्यता विश्व के प्राचीन सभ्यताओं संस्कृतियों में से एक है। देखिए, आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है और ये विश्व की सबसे प्राचीन पद्धतियों में से एक है। तो देखिए, भारतीय संस्कृति ही विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, भारतीय सभ्यता ही विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो भारतीय इलाज पद्धति भी विश्व की सबसे प्राचीन पद्धति होगी। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता था? चरक को। चरक ऋषि को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। चरक संहिता के लेखक कौन है? तो महर्षि चरक। चरक का संबंध कहाँ से है? तो भारत से। ये तीनों क्वेश्चन में से कोई एक ऑब्जेक्टिव दे सकता है आपको।
भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? तो 19.27% तक था। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, हम 7.1% बताए थे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में कुल कितने प्रतिशत पर वन है? तो 60.11। अब इसको आप देखिए, अपना किताब है ना, उसमें से ऑब्जेक्टिव में मिला लीजिएगा आप लोग। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो अभी बताए थे मध्य प्रदेश में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? देखिए वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला संरक्षित वन, असंरक्षित वन और अवर्गीकृत वर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखिए 1951 से लेकर के 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो 26,200 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे वर्ग हो गया है वर्ग का, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो करीब 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया था? आपको हम बताए भी थे कि घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर है। मगरमच्छ का जो मुंह होता है चौड़ा होता है, लेकिन घड़ियाल का मुंह लंबा होता है। और घड़ियाल खास करके मध्य प्रदेश में चंबल नदी में पाया जाता है। ये चंबल नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर या फिर मोर। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदरबन में। और सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। अब मैंग्रोव वन को सुंदरबन क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष का अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ सुंदरबन कहा जाता है। टैक्सोल का उपयोग किस चीज़ में होता है? तो कैंसर के दवाओं के रूप में। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो बाघ के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है सुंदरबन है, तो सुंदरबन कहाँ पाया जाता है ये होना चाहिए था। तो कहाँ? पश्चिम बंगाल में। निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात। यानी कि गिर कहाँ है? ऐसे भी जानते हैं कि बाघ के लिए, शेर के लिए सबसे ज़्यादा संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो गिर में। तो गिर का जंगल कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? तो चरक को। और एक चरक जी ने एक ग्रंथ लिखा, उसको नाम क्या है? चरक संहिता। बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1952 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में भी हम पढ़ा चुके हैं। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो डीनू सखोवाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यूनाइन का उपयोग होता है, तो क्यूनान का उपयोग कहाँ होता है? तो मलेरिया के इलाज में। सिमीपाल है, सिमीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अब देखिए भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्र भाग वनों से ढका है? तो देखिए पुराने सर्वे के अनुसार 20% भाग था, लेकिन अब नए सर्वे के अनुसार 24.62% हो गया है। सोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत वन भूभाग पर वन होना चाहिए? तो 33.3%। यानी कि 33 भी अगर आएगा आपको परीक्षा में तो ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखिए इनमें से कौन वन एवं वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं है? तो व्यापार में वृद्धि। तो इसमें देखिए आपका किसी बुक में 4 ऑप्शन होगा, उसमें से हम क्या ऑप्शन डाल दिए हैं, इसको बुक में देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से। अब देखिए कुनैना किस रोग की दवा है? तो मलेरिया का।
भारत के संकटग्रस्त प्रजातियों की एक सूची के नाम से प्रकाशित की, जिसे क्या कहते हैं, तो उसका नाम है रेड डाटा बुक, आपको पढ़ाया था। भारतीय संविधान की धारा एक कॉमन एज का संबंध किससे है, तो वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से है। घाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में। मानस तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो गुजरात में है। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो मुरैना मध्य प्रदेश में। भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो उड़ीसा में किया गया है। ये सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 5 भागों में। जैसे अति सघन, सघन, झाड़िए, तटीय वन, ये सब क्या है, 5 भागों में बांटा गया ना। वन विकास में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है, तो यानी कि वन विकास यानी कि पौधे लगाने में भारत दूसरा स्थान पर आता है। आम और केला को उत्पादन यानी कि आम और केला को उत्पादन या मुख्य फसल कहाँ का फसल है, तो भारत का है। जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र की संख्या भारत में कितनी है, तो 14। भारत के वनस्पति को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखिए, कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में। आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। वन के विस्तार के नज़रिए से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है, तो 10वां। भारत में कितना क्षेत्र में वन का विस्तार था, 68 हेक्टेयर में। अब हम देखेंगे किताब का लघु उत्तरीय प्रश्न। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो बिहार में वन संपदा की स्थिति दयनीय है, क्योंकि बिहार में अधिकतर भूमि क्या है, कृषि योग्य है। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% भाग पर ही वन है। बिहार के 38 जिलों में 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। अब जहाँ वन बचा तो देखिए क्या है, चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिलों में वन क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3700 वर्ग किलोमीटर है। शेष बिहार में वन के नाम पर केवल झाड़ झरमुट ही यानी कि छोटे छोटे झाड़ियाँ बचे हुए हैं बस। वन का विकास का प्रमुख कारण निम्नलिखित है, जैसे कि पशुचारण, लकड़ियों का बढ़ता हुआ उपयोग जिसके कारण वनों की कटाई हो रही है, कृषिगत भूमि का फैलाव, स्थानांतरित खेती, बड़ी बड़ी विकास योजनाओं और खनन कार्य, औद्योगिक कार्य और नगरीय विकास, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वनों की ज़्यादा मात्रा में कटाई हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन में कि वन के पर्यावरण महत्व का वर्णन कीजिए अथवा पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, वन प्रकृति का एक अनुपम उपहार यानी कि सुंदर भेंट है। वन वर्षा लाने में उपयोगी होता है। ये जीवन रक्षक, ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों को अवशोषित करके संतुलन बनाए रखता है। पर्यावरण में क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। तथा वन से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे लकड़ी, रेजिन, गोंद, औषधियाँ औषधीय वृक्ष से औषधि बनाए जाते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी पदार्थ होते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, वन्य जीव नष्ट क्यों हो रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, यानी कि उनको जो रहते हैं जंगलों में उसको हम लोग काट दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जनित समस्या यानी कि प्रदूषण के कारण, आर्थिक लाभ के लिए यानी कि पैसे कमाने के लिए अवैध शिकार और रसायनों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग होना, जिससे क्या हो रहा है कि उनकी प्रजनन क्षमता कम हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख कीजिए। देखिए, सहयोगी रीति रिवाज के रूप में वन्य जीवों का संरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पादप प्रजातियों का प्रयोग करते हैं और वे इन पादपों को अपने खेतों में उगाते हैं। आदिवासियों को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा वन्य जीवों से भावनात्मक लगाव और आत्मीय लगाव होता है।
वे प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं और वन के खास क्षेत्रों को सुरक्षित रखकर उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। अब यही कारण है कि जो ये पारंपरिक कारण है, ये जो आदिवासी लोग अपना इस्तेमाल करते हैं और वो वनों को अपने पूर्वजों से संरक्षित करना सीखे हैं और जो आज भी उसका उपयोग वो लोग करते हैं। देखिए आ गया चिपको आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताए भी थे। 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्तमान उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला से हुआ था। अब इस आंदोलन में स्थानीय लोग ने पेड़ से चिपक करके पेड़ को काटने का विरोध किए थे। अब इस आंदोलन का प्रमुख नेता या प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुगुणा यहाँ मिस्टेक हो गया, बहुगुण थे। अब एक क्वेश्चन है आपका कि कैंसर के उपचार के लिए वन का क्या योगदान है? देखिए हिमालय के क्षेत्र में यव नाम का एक औषधीय वृक्ष पाया जाता है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालय यव के छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों से टैक्सोल नाम का एक रसायन निकलता है। अब इस रसायन का प्रयोग करके कैंसर का उपचार किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हम पीछे पढ़ाए भी थे। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या रहा है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए। पीछे हम बताए भी थे। देखिए एशियाई चीता, गुलाबी सर वाला बतख, डोडो पक्षी, कृष्णा सार, चीतल, श्वेत सारस, हरा सागर कछुआ, लाल पांडा, धूसर बगुला और पर्वतीय बटेर। ये तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन है वन्य जीव के ह्रास यानी कि वन्य जीव को नष्ट होने में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार कीजिए। देखिए वन्य जीवों की जो संख्या है में भारी कमी आ रही है। इसका कारण है पराबैंगनी किरणें, आम्ल वर्षा और हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। इसके अतिरिक्त वायु, जल और मृदा प्रदूषण के कारण वन और वन्य जीवों का चक्रीय गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जीवन चक्र को पूरा किए बिना नए पौधे या जंतु का जन्म नहीं हो सकता है। फलतः इनका आवासीय स्थल उपलब्ध रहने के कारण भी ये जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। अब देखिए पराबैंगनी किरणों के कारण भी नष्ट हो रहे हैं, अम्ल वर्षा के भी कारण हो रहा है। दूसरा क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी हरित गृह प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ध्रुवीय भालू है, अब वो तो बर्फ़ में पाया जाता है ध्रुवों पर। अब धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगा तो उनका तो जो प्राकृतिक आवास है तो नष्ट हो जाएगा। या पैंगुइन है तो उनका भी प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा। और दूसरी है कि अंधाधुंध मात्रा में जो हम लोग खेती करते हैं या फिर फैक्ट्रियों से जो रासायनिक कचरा निकलता है तो वो अगर जंगली जानवरों तक पहुंचता है तो इससे क्या होता है कि वो तो या बीमार होकर के मर जाते हैं या फिर उनकी प्रजनन क्षमता जो है सो ख़त्म हो जाती है, यानी बच्चा देने की क्षमता नष्ट हो जाती है, जिसके कारण वो नष्ट हो रहा है धीरे धीरे। भारत के 2 प्रमुख जैव क्षेत्र का नाम एवं क्षेत्रफल और राज्यों का नाम बताएं। तो देखिए भारत के जो 2 प्रमुख जैव मंडल का क्षेत्र, देखिए सुंदरबन जैव मंडल ये पश्चिम बंगाल में है, लगभग 9630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंदा देवी जैव मंडल ये उत्तराखंड में है, 2236.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम देखेंगे जैव विविधता क्या है। ये क्वेश्चन 2023 में आया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को विविधता ही जैव विविधता कहलाता है, यानी कि हर तरह के जीव जो होते हैं वही मिलाकर के एक विविधता जो है अलग अलग प्रजाति का है तो वो जैव विविधता का अलग। इसमें पशु, पक्षी, पेड़, सूक्ष्म जीव तथा बड़े जीव भी शामिल हैं। अब मैंग्रोव वन की विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन 2024 में पूछ चुका है। मैंग्रोव वन की विशेषताएं। मैंग्रोव वन समुद्र तटीय राज्यों में फैला हुआ है। मैंग्रोव वन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों का नाम लिखे। तो देखिए पर्णपाती वनों का 4 वृक्ष कौन कौन से हैं? देखिए साल का वृक्ष, महुआ का वृक्ष, आंवला का पेड़ और शीशम का पेड़। पेड़ या वृक्ष दोनों एक ही होता है। अब ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में ये पूछ चुका भी है।
देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। 2018 में ये पूछा है। वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन है और ये पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के घटक भी हैं। वन हमें ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, जिससे पर्यावरण में संतुलित रहता है। संतुलित पर्यावरण के लिए 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। लकड़ियों के उपयोग का विभिन्न कार्य होता है। वन से हमें विभिन्न प्रकार के औषधियों भी और देखिए वन के कारण वर्षा भी होता है और यहाँ बाढ़ के खतरा को भी कम करता है। वन और वन्य जीव अनेक उत्पादन प्राप्त होते हैं जिसका महत्वपूर्ण बहुत अधिक है, जैसे कि हाथी का दांत, चमड़ा हो गया या फिर लकड़ी हो गया, गोंद हो गया, रेजिन हो गया, औषधि हो गया, ये सब हमें वन से प्राप्त होता है। कुछ जंगली फल प्राप्त होते हैं वन से। अब देखिए वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्ग का वर्णन कीजिए। तो देखिए पहले भी हम पढ़ाए हैं कि घनत्व के आधार पर 5 भागों में बांटा गया अत्यंत सघन वन, जो कि भारत का अत्यंत सघन वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। यह असम और सिक्किम को छोड़ करके सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। अब देखिए मेघालय में पाया जाता है, फिर मणिपुर में पाया जाता है। उसके बाद आपको देखिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा है, जिसमें ये अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे आगे सघन वन के बारे में। अब देखिए सघन वन, इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। ये हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वन का विस्तार है। यह वनों का घनत्व 62.99% है। अब देखेंगे हम लोग खुले वन के बारे में जानेंगे। खुले वन, यह वन 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। इस वनों का विस्तार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वन का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। अब हम लोग देखेंगे झाड़ियाँ एवं अन्य वन। यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में इसी क्षेत्र में इसके अंतर्गत 2.49 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। अब देखिए मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन को ही ना तटीय वन भी कहते हैं। मैंग्रोव वन समुद्र तटीय राज्यों में फैला हुआ। मैंग्रोव वन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है और मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखिए। ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा है और 2021 में भी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाता है। इसमें पशु, पक्षी, पेड़, सूक्ष्म जीव तथा बड़े जीव शामिल हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाता है। ये हमारे धरा का यानी कि धरती का अमूल्य धरोहर है। वन्य जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, खाल, आवास के लिए लकड़ी जैसे सामग्री, अन्य उत्पाद भी प्राप्त होता है। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं। पारिस्थितिकी के लिए यह श्रृंगार के समान है। भारत में इन्हें सदैव यानी कि हमेशा आदर भाव से पूजा जाता है और समझा गया है। मनुष्यों यानी कि महर्षियों के लिए, मनुष्यों और सैलानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और सैलानियों के लिए आकर्षण का विषय भी रहा है। यह पर्यावरण संतुलन के लिए अति आवश्यक है तथा हमारी भावी पीढ़ी के लिए यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे का क्वेश्चन आप देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन।
विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार वनस्पति और प्राणी के ह्रास के कारक यानी कि नुकसान के कारक। विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हो गया। 20वीं सदी के समय मध्य में तक 24% क्षेत्र पर वन विस्तार था, जो कि 21वीं सदी में ही संकुचित होकर 19% क्षेत्र पर रह गया। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन का दोहन है। भारत में वनों का ह्रास का बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। वनों एवं वन्य जीवों का विनाश में पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियाँ का उपयोग काफ़ी भूमिका रही है। रेलगाड़ी, सड़क मार्ग और निर्माण उद्योग के विकास एवं नगरीकरण ने इसका वनों का विस्तार को बहुत तेज़ी से तहस नहस किया है। वनों का नुकसान ने प्राकृतिक संतुलन को गड़बड़ा दिया है। यहाँ मौसम जनित समस्या भी हो गई है। देखिए, मौसम जनित समस्या में क्या होता है कि गर्मी है तो गर्मी में बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम में गर्मी पड़ रहा है, ठंड का मौसम में बरसात हो रहा है, तो गर्मी के मौसम में ठंड पड़ रहा है। तो ये सब इस तरीके का मौसम होना शुरू हो गया है। यहाँ मौसम जनित समस्या के सामने आने लगी है और मानवीय क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक और वनस्पति जातियों का बहुत ज़्यादा ह्रास यानी कि नुकसान किया गया है। देखिए, अब क्वेश्चन आ रहा है आपका कि भारतीय जैव मंडल क्षेत्र की चर्चा से विस्तार कीजिए। तो भारतीय जैव मंडल में 14 जैव मंडल आते हैं भारत में। नीलगिरी 5520 वर्ग किलोमीटर फैला है, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। नंदा देवी 2336 वर्ग किलोमीटर में फैला है, उत्तराखंड में है। नोकरेक ये 18820 किलोमीटर में फैला है वर्ग किलोमीटर में, और ये मेघालय में है। मानस 2837 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये असम में है। सुंदरबन 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी ये 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये तमिलनाडु में स्थित। अब देखिए, ग्रेट निकोबार ये 885 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। ये सिमिलीपाल ये 4374 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये उड़ीसा में है। डिनोसाइकोबा ये 1765 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये असम में है। दियांग ये दियांग में फैला हुआ है, कितना दियांग, ये 5111 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा ये 2619 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये उत्तर और पश्चिम सिक्किम भाग में है। पंचमढ़ी ये 4926 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और 13 नंबर पर गस्थाई मलाई ये 1701 किलोमीटर में फैला है, ये केरल में है। और 14 नंबर पर अचनकर्मागर अमरकंटक ये 3835 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये मध्य प्रदेश में है। अब देखिए, वन्य जीवों के ह्रास और उत्तरदायी के 4 प्रमुख कारण। देखिए, वन्य जीवों के नुकसान के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहले, वन्य जीवों का शिकार, यानी कि वन्य जीवों का शिकार से भी वन्य जीव का नुकसान हुआ है। आर्थिक लाभों के लिए कुछ लोग वन्य जीवों का शिकार करते हैं और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। प्रदूषण की समस्या, अम्ल वर्षा, पौधा घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, जल एवं मृदा प्रदूषण और पराबैंगनी किरणों के कारण जीवों का नुकसान हो रहा है, वन्य जीवों का, जिसके कारण उनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है। अब तीसरा कारण है प्राकृतिक आवास का ह्रास और अन्य वन्य जीव क्षेत्रों का वन है। अब प्रतिष्ठित ढंग से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विकास, शहरीकरण और बड़े बांध या फिर परियोजनाओं के इनके आवास को अतिक्रमण किया जा रहा है, यानी कि जंगलों को कटाया जा रहा है और वनों में आग लगना और प्राकृतिक और मानवीय कारण से वनों में आग लग जाती है, इससे ये नष्ट हो रहे हैं। अब हम देखेंगे भारत में वन संपदा की वृद्धि के उपायों को उल्लेख कीजिए। भारत में वन संपदा वृद्धि को निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। वनों को काटने और वृक्षारोपण की दरों का समान अनुपात होना चाहिए। पहले, वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। तीसरा, धूमकेतु पद्धति पर पूर्ण रूप से रोक लगाया जाना चाहिए। ईंधन और इमारती लकड़ों को वनों से कटाई से रोक लगाना चाहिए। वनों को रोग से बचाव के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। वन संरक्षण एवं नियमों व कानूनों का कड़ाई से पालन भी होना चाहिए।
और अंतिम है, बांधों एवं बहुउद्देशीय योजनाओं को बनाते समय वन संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए। अब अगले क्लास में बच्चों आगे का पढ़ाई होगा आपका। अगर किसी को PDF वगैरह का ज़रूरत होगा तो आप लोग के लिए PDF बन रहा है, आगे आप हमसे संपर्क कीजिएगा। आपको हम जो पैकेज में नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा।